माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम लोग करंट अफेयर देखने जा रहे हैं 1 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक का। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर और बिहार के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसेंगे। ओके, और आप पिछले साल का बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन घटना चक्र के पॉइंटर से रहे थे। अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी 66 का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग सारे क्वेश्चन घटना चक्र से ही पूछे गए थे। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है योजना परियोजना। तो एक साल का जितना भी इम्पोर्टेंट है योजना परियोजना इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो अनइम्पॉर्टेंट रहेगा उसको हम लोग लाइटली देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो कहाँ किया? ये अहमदाबाद में किया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। मेट्रो परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है अभी? तो अहमदाबाद में स्टार्ट हुई है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के लगभग 717 जिले में इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY 3.0। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कितना चरण चल रहा है? तो ये तीसरा चरण चल रहा है। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। किसने किया? नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है किसका है? ये भारतीय रेलवे को समर्पित मालवाहन गलियारा है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर किसका गलियारा है? तो ये मालवाहन गलियारा है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एग्जाम में आपसे ये सवाल आ सकता है कि विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर कौन से देश में स्टार्ट हुई है? तो ये अपने भारत देश में स्टार्ट हुई है। आप क्वेश्चन को किसी भी वेरिएंट में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये कहाँ से किया जा रहा है? न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया, जो कि है न्यू भावपुर न्यू खर्जा खंड का। इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। ये कहाँ किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना का आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखी है? 6 राज्यों में रखी है। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। कितने राज्यों में रखी गई है लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला? तो 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में। लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजना है जो संबंधित है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये कहाँ मंजूरी दी गई है? तो लद्दाख में। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी कहाँ चल रही है, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। तो ये लद्दाख में चल रही है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। तो आप इसको याद रखिएगा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदी पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थायबुल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ किया? मणिपुर में किया। एग्जाम में आ सकता है थायबुल परियोजना कहाँ चल रही है? तो ये मणिपुर में चल रही है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत
PMJY सेहत का शुभारंभ किया गया है 26 दिसंबर 2020 को। तो आप डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में डेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली डेट वाला पूछ लेता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। PMJY सेहत योजना कब स्टार्ट हुई है? तो 26 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। ठीक है। सेहत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो यह सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त जारी करने के माध्यम से देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाता में जमा किए गए हैं 18,000 करोड़ रुपए। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं। 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की घोषणा करने वाला राज्य है केरल। ये भी एग्ज़ाम में आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता राशि है लगभग 6,000 करोड़। ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, अनइम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अनइम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMS योजना है, केंद्रीय प्रवृत्ति, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछता है यहाँ। ये भी PMS SSC योजना में केंद्र और राज्यों की कितनी हिस्सेदारी है? 60/40। ये तो कॉमन चीज़ है, एग्जाम में नहीं आएगा ये भी नेक्स्ट नहीं आएगा। ओके, अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आ सकता है कि PMSSC योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को आगे की उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक मदद करना। तो एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि PMSSC योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को आगे की उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक मदद करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखपुर के चौरी चौरा में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक गलियारा नोड्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है कृष्णपट्टनम औद्योगिक क्षेत्र एवं तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं। 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिस देश की मदद से शुरू किया गया है वह है फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आ सकता है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, ये गुरुग्राम में स्थित है, एग्जाम में आ सकता है। जिसका नाम है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो आप इस एग्जाम में आ सकता है कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो ये आपके नोएडा में बन रहा है। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया है 20 दिसंबर 2020 को। तो आपसे एग्जाम में ये आ सकता है कि भारत सरकार का पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कितना उत्पादन बेसिन कितने नंबर का उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये 8। डेट नहीं पूछेगा यहाँ पे ये नंबर पूछ सकता है। ठीक है, कितना नंबर का है? तो ये 8वां उत्पादन बेसिन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है बंगाल बेसिन। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बंगाल बेसिन अवस्थित है उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अशोकनगर 1 में।
नेक्स्ट देखते हैं। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ, गुजरात में। एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवनीकरण संयंत्र डिसैलिनेशन प्लांट का शिलान्यास किया है। ये कहाँ है? तो ये कच्छ, गुजरात में। एग्जाम में आ सकता है। मांडवी, कच्छ, गुजरात में डिसैलिनेशन प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP तथा इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इस निवेशक मानचित्र में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के इतने क्षेत्रों का निवेश के अवसर के अनुकूल चिन्हित किया गया। मतलब कितने जगह को चिन्हित किया गया है? तो 18 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है SDG में, सतत विकास लक्ष्य में। तो एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि भारत ने कितने क्षेत्रों को चिन्हित किया है सतत विकास लक्ष्य के तौर पे? तो ये है 18। एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। तो एग्जाम में आपसे सवाल आ सकता है कि कहाँ ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक शेल्टर होम तथा राष्ट्रीय पोर्टल उद्घाटित किया गया है? तो ये आपका आंसर गुजरात होगा। एग्जाम में सवाल इस तरह से आएगा। 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों के लिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिहार के एग्जाम के लिए, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प सतत, जिसको बोलते हैं, के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस वितरण कंपनियों में समझौता किया है। तो कितने? ये देश भर में 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए। तो एग्जाम में सवाल यह आएगा कितने संपीड़ित बायोगैस देश भर में बनाए जा रहे हैं? तो ये 900। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा EECL ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण योजना की आरंभ किया है। कहाँ किया? गोवा में, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान है भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। तो एग्जाम में आपसे सवाल ऐसे आ सकता है कि भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जामनगर में है तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? तो ये जयपुर में है। तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ना, क्योंकि योजना परियोजना ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 614 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। तो ये वाराणसी में क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में उद्घाटन किया है 3 योजना का, जिसका नाम है किसान सर्वोदय योजना, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना तथा गिरनार रोपवे। तो एग्जाम में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ से ये बन रहा है कि किसान सर्वोदय योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो गुजरात से स्टार्ट हुई है। आपको एग्जाम में सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर कहाँ है, तो ये है यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है मिशन शक्ति। एग्जाम में आ सकता है मिशन शक्ति कहाँ चल रहा है, तो यूपी में चल रहा है महिला सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है राज्यपाल द्वारा लखनऊ से तथा मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिला से। अनइम्पोर्टेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई है 15 अक्टूबर 2020 को। आ सकता है, इसको याद रखिएगा। जोजिला टनल जोड़ेगी, इंपॉर्टेंट आ सकता है। जोजिला टनल जोड़ेगी श्रीनगर को लेह से कारगिल, श्रीनगर को लेह के कारगिल से, ठीक है, श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगी जोजिला टनल। जोजिला टनल की लंबाई कितनी है, तो ये 14.15 किलोमीटर है। जोजिला टनल का निर्माण किया गया है NH1 पे। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, NH1 पे जोजिला टनल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम में आप डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि DAYNRLM योजना क्या है, तो ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ठीक है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 520 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, ठीक है, ग्रामीण योजना। नेक्स्ट देखते हैं 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया टेक फॉर ट्राइबल अभियान। तो एग्जाम में आ सकता है कौन सा अभियान चलाया गया है, जनजातियों के विकास के लिए टेक फॉर ट्राइबल अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी है नेचीपुर सुरंग के। नहीं आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं नेपुचू सुरंग कहाँ है, ये आ सकता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। तो ये पूछेगा एग्जाम में ये योजना किसके लिए है, तो ये आप इसको पढ़ लें पूरा। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की है उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहा है। 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश का पहला हर घर जल का राज्य बनने वाला गौरव प्राप्त किया है। यह गोवा राज्य ने हर घर जल पहुंचा दिया है। एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अनइम्पॉर्टेंट है, ESI ने वह राज्य जहाँ 20 अक्टूबर 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा ESI के विस्तार की सूचना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। ये अरुणाचल प्रदेश है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है अटल टनल को, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा ये सवाल। नेक्स्ट देखते हैं ये आ सकता है अटल टनल हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान को जोड़ेगी, तो ये मनाली, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। नेक्स्ट है ये भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं आएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये कितनी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिहार के तो नहीं, BPSC और BCSC नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ये आ सकता है अटल टनल हिमालय की पीर पंजल पर्वतमाला में अवस्थित इस दर्रे से गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है अटल टनल, तो एग्जाम में आ सकता है रोहतांग दर्रे से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये अनइम्पॉर्टेंट नहीं आएगा कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है टनल का 46 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ठीक है, कि विदेशी पर्यटक भारत में कितने हैं 10.93 मिलियन आए थे 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कितनी वृद्धि हुई विदेशी पर्यटकों की, तो 3.5% वृद्धि हुई है, ठीक है। मे बी अनइम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं, हालांकि किताब में दिया है। NRI कितने NRI आए हैं, तो ये 6.98 मिलियन आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी प्लस NRI कितने आए हैं, तो 17.91 मिलियन आए हैं, ठीक है। कितना
इस पर्यटन के आने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है, तो ये 2,11,661 करोड़ रुपये अर्जित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.23% है, ठीक है। और पर्यटन के मामले में भारत का 23वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनइम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट पे ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश कौन से हैं, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से विदेशी लोग आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आते हैं, उसके बाद अमेरिका से आते हैं। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आते हैं बांग्लादेश से, उसके बाद अमेरिका से आते हैं इंडिया में। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक कहाँ जाते हैं, तो ये अपने यूपी में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो और ये भी आ सकता है कि और विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं, याद रखिएगा। बिहार के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना कब की गई है, तो वर्ष 1986 में की गई है, ठीक है। NCRB ने अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम CCTNS का उद्घाटन कब किया था, तो ये 21 अगस्त 2017 को सबसे पहले किया था, जिसका नाम है नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल, ठीक है। NCRB द्वारा सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में अपराध 2019। नेक्स्ट अनइम्पोर्टेंट है, कितने इंडिया में क्राइम हुए हैं 2019 में, तो इसका डाटा दिया हुआ है 51,56,172। सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ हुआ है, पॉस्को के तहत, तो ये आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। एग्ज़ाम में आ सकता है, CDPO के एग्ज़ाम तो आ ही सकता है, ठीक है। और आज जहाँ भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं, तो सबसे ज़्यादा पंजीकृत मामले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अनुसूचित जातियों के खिलाफ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपराध भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनइम्पोर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है। अब ये वाला देखते क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया है। इसका नाम है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो आपसे एग्ज़ाम में ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, असीम इसको बोलते हैं। असीम किसके लिए है, अनुसूचित जाति के छात्रों के नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में समय का उपयोग सर्वेक्षण 2019 जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है जलवायु स्मार्ट शहर आकलन योजना, जिसका नाम है CSCAF 2.0, जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0। नेक्स्ट देखते हैं, CSCAF का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शहरों में निवेश, योजनाओं में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हो सकता है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ योजना, जिसके तहत अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के अनुकूल गलियों का निर्माण करना शामिल है। तो स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज योजना है, इसके लिए है कि पैदल चलने वालों को आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनइम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसका हम लोग काट देते हैं।
इसको नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना ही नहीं है, जो एग्ज़ाम में आएगा ना उसको क्यों ध्यान में रखना है, सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट देखते जाना है। ठीक है, आप देखते हैं ये वाला, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन के नंबर की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो उसका नाम है, आप ये देख लीजिए यहाँ पे किरण है, ये उसका नंबर है। डेट तो नहीं पूछेगा कब स्टार्ट किया गया है, ये पूछ लेगा किरण किसके लिए, तो किरण है आपका मानसिक स्वास्थ्य रोगी हेतु स्थापित हेल्पलाइन नंबर है किरण। ठीक है, ये किरण, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों को घरों में जल जीवन मिशन चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता को उन्नयन से संबंधित है। मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है, तो ये सिविल सेवा में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो मिशन कर्मयोगी के तहत किसका मतलब क्या किया जा रहा है, तो ये आईगॉट कर्मयोगी बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है आईगॉट कर्मयोगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तित। तो एग्जाम में आपके आ सकता है ये। ठीक है, समझ लीजिए इसका थीम है ये, नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ है, तो ये गुवाहाटी असम में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.82 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर के दो स्थलों को जोड़ता है, जिसका नाम है कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, 74 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। तो आपसे एग्जाम में ये आ सकता है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की कब किया गया है, तो ये 15 अगस्त 2020 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है वर्ष 2025 तक जीवन का प्रत्याशा बढ़ाकर करना है 70 वर्ष, जो कि वर्तमान में 67.5 वर्ष है। एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन संबंधी इन 6 बिंदुओं पर आधारित होगा। कौन कौन से 6 बिंदु हैं, हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा, रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, ई फार्मेसी तथा टेलीमेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम में आपने इतना नहीं पूछ लेगा कौन कौन सा इसमें है, तो 6 हैं टोटल, ऐसे याद रखिएगा। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई होगी 2300 किलोमीटर। तो आपसे एग्जाम में ये 2300 किलोमीटर नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि अंडर वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, तो ये अंडमान एंड निकोबार में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह मंत्रालय जिनके अंतर्गत संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को टूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है कि टूलिप प्रोग्राम कौन चला रहा है, तो ये शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामले का मंत्रालय चला रहा है। ठीक है, टूलिप का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो ये एग्जाम में आ सकता है दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, टूलिप की संकल्पना प्रथम बार किसने किया है, तो ये बजट 2020-21 में आया था, आकांक्षी भारत के थीम पर है ये बेस्ड। ठीक है,
केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी का पहल का हिस्सा है टुलिप प्रोग्राम। तो एग्जाम में आ सकता है किसका हिस्सा है, ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा है टुलिप प्रोग्राम। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर जिनको बोलते हैं, अथवा रेहड़ी वालों को आजीविका तो आपसे एग्जाम में ये आ सकता है कि स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रोग्राम चल रही है जिसका नाम है, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुई है, ये 1 जून 2020 से स्टार्ट हुई है, जो कि 2022 तक चलेगी। इसको आप याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसके तहत कितनी पूंजी मिलेगी, इसके तहत 10,000 रुपये तक का राशि मिलेगा अपना व्यवसाय फिर से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसके तहत ये पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नकद वापसी कैशबैक की राशि है 100 रुपये। नहीं, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि को कार्यान्वित किया जा रहा है, किसके तहत किया जा रहा है, ये केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एग्जाम में आ सकता है। वह बैंक जिसे पीएम स्वनिधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है, तो ये आ सकता है, यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से भी द्वारा किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे जो कि 24 मार्च 2020 से पहले से वेंडिंग लगाते थे। ठीक है, एग्जाम में ये आपके डेट आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत अंतर्गत के तहत शामिल 2 परियोजना है जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लॉजिक सिंपल है, वो कितना राशि स्टेट और सेंटर देता है, तो 60 में 40 देगा। और ये पहाड़ी राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के 90 10 देंगे। अनइम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आया था ऐसा सवाल, और सब कॉमन है, आप लोग आएगा भी तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला। 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। आपसे ये डेट पूछ लेगा एग्जाम में, कब इसके किया गया है, स्वीकृति कब से स्टार्ट हुआ है। ये 20 मई 2020 से स्टार्ट हुआ है, डेट याद रखिएगा। 20 मई 2020 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके तहत है, नीली क्रांति के तहत। ठीक है, तो ये नीली क्रांति के तहत है। इसके तहत कितने बजट निर्धारित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, 20,050 करोड़ निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके तहत बनाया जा रहा है नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक्स, राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। एग्जाम में आपसे ऐसे सवाल हो सकता है कि राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स किस चीज़ से संबंधित है या किसके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये मछलियों के व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। ब्रूड बैंक्स याद रखिएगा, फिश से संबंधित है। ब्रूड बैंक आएगा तो फिश से संबंधित मार्क किया। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। तो एग्जाम में आ सकता है कि नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर किस चीज़ के लिए है, तो ये मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार करने के, ब्रूड स्टॉक बनाने तथा ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि PMMSY का लक्ष्य क्या रखा गया है। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 220 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करना, कब तक, 2024-25 तक। तो ये 24-25 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। PMMSY के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन में औसत वृद्धि दर लक्षित है 9%। एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद ये तो अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 18-19 हालांकि याद पढ़ सकते हैं। कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र का योगदान रहा है 7.28%। ठीक है, जिसको कि 9% करना, कब तक करना है, 2024-2025 तक करना है। ठीक है, फिर ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि PMMSY के अंतर्गत प्रति व्यक्ति नहीं, 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है उत्पादन। ठीक है, अभी कितना है, 3 टन प्रति हेक्टेयर है, जिसको 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि PMMSY के तहत 2024-25 तक प्रति व्यक्ति कितना करना है, मछली
उपभोग, मत्स्य उपभोग, इसको 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना है। इसको याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र कौन है? तो ये भारत है। ठीक है, भारत में मत्स्य क्षेत्र रोजगार उपलब्ध करवाता है 2.5 करोड़ से अधिक मत्स्य किसानों एवं मछुआरों को। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आज का ये लास्ट है योजना परियोजना का। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल मतलब जीवे कितना रहा है? तो ये अनइम्पोर्टेंट नहीं पूछेगा, ये 1.24% है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12 है, लेकिन अब हो गई है 13, जो कि 5 फरवरी 2020 को राष्ट्र को दे दिया गया है, जो कि बना है कि आपके वधावन महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 13वां बंदरगाह है। तो टोटल बंदरगाह कितना हो गया? 13 कहाँ है? 13वां वृंदावन महाराष्ट्र बंदरगाह में। ठीक है, ये वधावन जो बंदरगाह बना है कौन सा मॉडल पे बना है? ये लैंड लॉर्ड मॉडल पे बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस बंदरगाह जिसे वृंदावन में स्थापित किया गया है, इसको बनाने में किसका कौन साझेदार रहा है? तो ये JNPT साझेदार रहा है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, JNPT। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट बनता है कि कितने नंबर का है? तो 13वां है। कहाँ बना है? तो वृंदावन महाराष्ट्र बना है, लैंड लॉर्ड मॉडल में बना है। बाकी ये साझेदार JNPT है, ये भी देख सकते हैं। JNPT के वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह में भागीदारी कितनी होगी? तो JNPT की भागीदारी 50% से अधिक है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? तो ये JNPT है, जिसका कि दुनिया में विश्व में 28वां नंबर पे आता है। नेक्स्ट देखते हैं, वधावन बंदरगाह की कंटेनर ठहरने की क्षमता है 16,000 से 25,000 TEU। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह योजना जिसके अंतर्गत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल, खाद्य प्रसंस्करण एवं परीक्षण क्षमताओं आदि का सृजन किया गया है, उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। PMKSY का पूर्ण नाम क्या था? संपदा, जिसको बोलते थे स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, PMKSY किसके अंतर्गत आता है? ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, PMKSY की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? ये 2016 से 2020 तक निर्धारित की गई थी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब करंट अफेयर का सवाल आज का, कि FDI कितना कर दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, मतलब फूड इंडस्ट्री में कितना FDI खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना कर दिया गया है? ये तो 100% कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो एक साल का आपका 1 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक का योजना परियोजना हो गया है। इसके बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे, जो कि रहेगा आपका रिपोर्ट मौसदे नीतियाँ एवं सूचकांक, जो भी 1 साल का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। ये सब नेशनल है। ठीक है, ये सब नेशनल है। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल अलग करेंगे। ये जो भी योजना परियोजना हम लोग किए, ये भारत से संबंधित जो भी था। ठीक है, अब बिहार का हम लोग अलग से करेंगे करंट अफेयर। तो चलते हैं, जय हिंद।